Okay guys, now let's start a chapter that is called as determinant. All right, determinant is a very important topic, okay, and we have been, you guys must have been using this determinant, how to solve a determinant in few chapters, right? जैसे straight lines में आपने यूज किया होगा है ना, कॉन्करेंट लाइंस की कंडीशन के लिए, या फिर पेयर ऑफ लाइंस में हम यूज करते हैं कि डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए एंड सो ऑन। ठीक है, तो कैसे एक्सपैंड करते हैं, आई थिंक ये नॉलेज सभी को होगा, लेकिन उसके साथ साथ डिटर्मिनेंट और भी कहीं जगह हमें हेल्प करता है। ऑलराइट, देयर आर सम इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज व्हिच कैन बी यूज्ड to solve a determinant very simply. All right, there is a property using which, or you can say there is a complete rule using which we can find solutions of our linear equations using this determinant. Okay, so let us try to first understand that what is a determinant. All right, development of determinants, कि determinants कैसे use में आया या कैसे उनका use हम करते हैं। तो यार डेवलपमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट कैसे हुआ, तो अगर मैं बेटा आपको लीनियर इक्वेशन देता हूं, ऑलराइट, इफ आई गिव यू अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन समथिंग लाइक दिस, तो आपको दिख रहा है यहां पर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, राइट, इन टू वेरिएबल। ये क्या है, लीनियर इक्वेशंस है आपकी, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, तो ये दो लीनियर इक्वेशंस हमें गिवन है। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं यार कि यहां पर फाइंड करो x और y की वैल्यू, राइट, सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, मतलब x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो वो कैसे फाइंड करेंगे, तो आप क्या बोलोगे कि सर लेट अस यूज एलिमिनेशन मेथड। हम लोग क्या करते हैं, एक वेरिएबल को एलिमिनेट करके दूसरे की वैल्यू और दूसरे को एलिमिनेट करके पहले की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहां पर जैसे कि अगर बेटा हमें x निकालना है, तो x निकालने के लिए मैं क्या करता हूं, फर्स्ट इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और सेकंड इक्वेशन को b1 से। क्यों सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं यार, क्योंकि ऐसा करने से आपको दिख रहा है y के जो कोफिशिएंट्स हैं वो सेम बन जा रहे हैं दोनों इक्वेशन में, b1 b2। ठीक है, और अगर ये सेम बन गए तो सब्ट्रैक्ट करते ही क्या होगा, सब्ट्रैक्ट करते ही यहां पर हमारा y का जो टर्म है ये बेसिकली कैंसिल हो जाएगा। तो गाइज इफ यू सब्ट्रैक्ट इट, यहां पर ये कुछ इस तरह से आने वाला है, a1 b2 माइनस a2 b1, राइट, x का टर्म कुछ इस तरह से आ जाएगा, y का टर्म कैंसिल, और यहां पर गाइस क्या आ जाएगा, नॉट c1 माइनस c2, आपने कांस्टेंट मल्टीप्लाई भी किया है, तो ये हो जाएगा b2 c1 माइनस b1 c2, राइट। तो यहां से बेटा जो x की वैल्यू आपके पास आ रही है, ये आ रही है b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। So this is the value of x which I am getting, all right, that is the solution of this system of linear equation. अब इस x को किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो आप, right, just put it in any of the equation, you can get the value of y. ठीक है बेटा, आप इसे किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, आपको y की वैल्यू मिलेगी। तो जो x और y हमारे पास आते हैं गाइस, वो कुछ इस टाइप से आ जाते हैं, x आ जाता है b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1, हमने अभी देखा, और y गाइस जब आप पुट करोगे तो वेरी सिमिलर टू दिस, ये आ जाएगा a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। अब अगर आप इन दोनों सॉल्यूशंस x और y की वैल्यू को बेटा देखोगे, तो देखो यार यहां पर दोनों का डिनोमिनेटर क्या आपको सेम दिख रहा है, ये रहा a1 b2 माइनस a2 b1, और यहां पर भी a1 b2 माइनस a2 b1। ओके, तो डिनोमिनेटर यहां पर सेम है, और अगर आप न्यूमरेटर की भी बात करो ना, तो एक सिमिलर टाइप का एक्सप्रेशन हमें दिख रहा है। तो गाइज इसी एक्सप्रेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग डिटर्मिनेंट डिनोशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं कि अगर मैं कुछ ऐसा एक सिंबल ले लेता हूं जिसमें मैंने क्या किया है, रो और एलिमेंट्स की फॉर्म में एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया, दिख रहा है आपको, ये पहली रो में a1 b1 है, दूसरी में a2 b2 है, तो इस चीज को क्या बोला जाएगा गाइज, ये कहा जाएगा दैट इट्स ए डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2। ऑलराइट, ये क्या है, ये एक डिटर्मिनेंट है जिसका ऑर्डर 2 है। ऑर्डर का मतलब गाइस मैट्रिक्स में हमने पढ़ा है, ऑर्डर इज रो बाय कॉलम। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा है, इट्स अ स्क्वायर काइंड ऑफ अ मैट्रिक्स, रो एंड कॉलम्स आर इक्वल। ठीक है, तो दो रो हैं दो कॉलम, तो इसीलिए इस डिटर्मिनेंट को हम क्या बोलेंगे, इसका ऑर्डर 2 है। और गाइस डिटर्मिनेंट का मतलब क्या होता है, तो गाइस डिटर्मिनेंट का मतलब सिर्फ इतना सा है कि डिटर्मिनेंट इज अ वैल्यू। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट इज जस्ट अ वैल्यू, उसके अलावा और कुछ नहीं है। जैसे मैट्रिसेस में तो हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं डिफरेंट है ना, मैट्रिसेस का एक ऑपरेशंस का अलग सेट होता है कि कैसे एडिशन होगा, कैसे मल्टीप्लिकेशन होगा एंड ऑल दैट, लेकिन डिटर्मिनेंट कुछ नहीं होता। डिटर्मिनेंट इट्स जस्ट अ न्यूमेरिकल वैल्यू, उसे बस लिखने का तरीका एक होता है ताकि हम चीजों को थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में लिख पाए।
तो अच्छा सर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी? तो यार इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर मैं आपको ऑर्डर 2 का इस तरह डिटर्मिनेंट दे रहा हूं तो गाइज हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके इसका वैल्यू निकालते हैं। तो आप बोलेंगे इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा a1b2 माइनस a2b1। तो इस वैल्यू को हम डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। a1b2 इसकी वैल्यू क्या होगी? a1b2 माइनस a2b1। ऑलराइट, सो दिस इज हाउ गाइज यू कैन write down a determinant of order 2 and you can clearly see it will have 4 elements arranged in the form of rows and column। ठीक है, तो अगर अब फिर से हम हमारी लीनियर इक्वेशंस पे आते हैं, ठीक है, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है इसका वैल्यू मैंने अभी आपको बताया a1b2 माइनस a2b1 है। अब अगर आप देखोगे तो जो x की वैल्यू आ रही थी या y की जो वैल्यू अभी सॉल्यूशन में आया था, क्या उसका डिनोमिनेटर गाइज यही था? राइट, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारे पास x और y की वैल्यू आ रही हैं उन्हें हम कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं। राइट, जो बड़े से एक्सप्रेशंस आ रहे थे उन्हें अब हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं d1 अपॉन डी, जहां पर बेटा d1 क्या होगा या y को हम क्या लिख सकते हैं? d2 अपॉन डी। ऑलराइट, अब आप सोच रहे होंगे सर ये क्या है, d1 क्या है, d क्या है? तो यार ये कुछ नहीं है, ये डिटर्मिनेंट्स है। ठीक है, तो जो डिनोमिनेटर में आपका वैल्यू आ रहा था दैट इज a1b2 माइनस a2b1, क्या बेटा मैं उसे इस तरह से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख सकता हूं? दैट a1b2 माइनस a2b1 इज नथिंग बट इट्स अ और डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 हैविंग दीज एलिमेंट्स a1 b1 a2 b1। देखो यार मल्टीप्लाई करके आपको सेम चीज मिल रही है। राइट, 2 क्रॉस 2 को ऐसे एक्सपैंड करते हैं a1 b2 माइनस a2 b1, तो क्या वही चीज d में लिखी है? और अगर मैं d1 की बात करूं तो d1 में क्या हो जाएगा? तो गाइज यहां पर a1 a2 की जगह अगर मैं c1 c2 पुट कर देता हूं तो आप इसे एक्सपैंड करो b2 c1 माइनस b1 c2 आ जाएगा। और क्या x के न्यूमरेटर में यही टर्म आ रहा था b2 c1 माइनस b1 c2? और इसी तरह से गाइज y का जो डिनोमिनेटर था उसे डिटर्मिनेंट फॉर्म में हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, बिकॉज व्हेन यू एक्सपैंड इट यू विल गेट a1 c2 माइनस a2 c1 व्हिच वाज द डिटर्मिनेंट व्हिच वाज द टर्म इन द न्यूमरेटर ऑफ y। तो हमने क्या देखा कि जो लीनियर इक्वेशंस के सॉल्यूशन थे उसे हम इस तरह से डिटर्मिनेंट की फॉर्म में बहुत इजीली एक्सप्रेस कर सकते हैं। ऑलराइट, तो जो वैल्यूज थी उसे हमने सिंपली क्या किया है? डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिख दिया है। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर इसको डिटर्मिनेंट की फॉर्म में लिखने का कोई फायदा है क्या? तो देखो ये जस्ट एक एक्सप्रेशन है, ठीक है, ऐसे डिटर्मिनेंट्स का डेवलपमेंट हुआ। हर बार इतना बड़ा एक्सप्रेशन लिखने की जगह साइंटिस्ट ने सोचा कि यार ठीक है इस तरह के एक्सप्रेशंस हम लिख सकते हैं और इनकी जब वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, अभी हम देखेंगे तो हम कुछ प्रॉपर्टीज का यूज बहुत सिंपली कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज हाउ डेवलपमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट्स हैपेंड। तो आपको सिंपली याद रखना है दैट इफ यू हैव अ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर 2 डिटर्मिनेंट यू हैव टू एक्सपैंड इट लाइक दिस। ओके, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, दिस इनटू दिस एलिमेंट माइनस दिस इनटू दिस एलिमेंट। Okay, so this was for a 2 cross 2 determinant or you can say order 2 determinant। इसी की जगह पर अगर ठीक है तो x का वैल्यू जैसे ये आ रहा था b2 c1 माइनस b1 c2 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1 और y का वैल्यू क्या आ रहा था? a1 c2 माइनस a2 c1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 b1। so you can write it in very small terms using determinant something like this। now after this 2 cross 2 determinant if I take a determinant of order 3 guys, so obviously you can say it will have 3 rows एंड 3 कॉलम। तो गाइज यहां पर अगर 3 क्रॉस 3 डिटर्मिनेंट या ऑर्डर 3 का डिटर्मिनेंट आपको लिखना है तो वो कुछ इस तरह से दिखेगा। वर्टिकल बार्स के अंदर फिर से हमने क्या पुट कर दिए? 9 एलिमेंट a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। ठीक है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब अगर मुझे इसका वैल्यू गाइज फाइंड करना है तो इसका वैल्यू फाइंड करने का एक बहुत सिंपल सा मेथड होता है। आप क्या करते हो, ये पहला एलिमेंट लिया बेटा आपने a1, अब आप क्या करो इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दो। ठीक है, ये क्यों करते हैं अभी थोड़ी देर में समझ में आएगा, लेकिन अभी हम सिर्फ अगर इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया डिटर्मिनेंट इज नथिंग बट इट्स अ न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, उसको सॉल्व करने पे एक वैल्यू आती है, वो वैल्यू कैसे निकालना है? तो गाइज आप क्या करो, पहला एलिमेंट लिया रो 1 का और फिर हमने क्या किया, इन दोनों को हटा दिया। ठीक है, ये जो फर्स्ट कॉलम था और फर्स्ट रो थी इसे हटा दिया, तो आपको दिख रहा है अभी कि 2 क्रॉस 2 डिटर्मिनेंट बनेगा। राइट, उसे एक्सपैंड कर लो, वो तो आपको आता ही है, उसकी वैल्यू हो जाएगी बेटा b2 c3 माइनस b3 c2। ठीक है, तो पहले एलिमेंट के साथ कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब दूसरा एलिमेंट जब b1 लेते हैं गाइस तो हम एक माइनस साइन यहां पर लगा देते हैं। सर क्यों लगा देते हैं?
अभी थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा। अभी के लिए याद रख लो कि दूसरा एलिमेंट जब भी लेना है तो माइनस साइन आ जाएगा, तो ये माइनस b1 आ गया। फिर इसके साथ क्या करो, आप रो को डिलीट करो, कॉलम को डिलीट करो, जिस रो और कॉलम में ये एलिमेंट आ रहा है। और अब अगर मैं एक्सपैंड करूं तो गाइज ये आ जाएगा कुछ a2c3, रिमेनिंग एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई a2c3 माइनस a3c2। और इसी तरह से गाइज लास्ट में आप क्या करो, लास्ट एलिमेंट ले लो अगेन विद अ प्लस साइन c1, और फिर से वही चीज जिस रो और कॉलम में ये आ रहा था उसे डिलीट करो, तो देख रहा है आपको फिर से एक 2x2 डिटर्मिनेंट मिलेगा। उसकी वैल्यू बेटा क्या हो जाएगी, a2b3 माइनस a3b2। okay, so guys this is nothing but this is called as your value of the determinant, okay, और this is called as the expansion of determinant। ठीक है, इस determinant की हमने क्या निकाल लिया, इस तरह से expand करके value निकाल ली। अब देखो एक चीज आपको याद रखनी है कि सर क्या ये एक फॉर्मूला है, हाँ है, लेकिन इसे आप याद बहुत इजीली रख सकते हो। पहला एलिमेंट जिस रो और कॉलम में आ रहा है उसे डिलीट करो तो ये और ये गायब हो जाएगा, आपको दिख रहा है ओनली दिस पार्ट विल बी रिमेनिंग, उसका एक्सपेंशन ये आ गया। फिर माइनस साइन के साथ दूसरा एलिमेंट उस रो और उस कॉलम को हटा दो, अगेन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये टर्म आ गई। और फिर लास्ट एलिमेंट c1 ले लिया हमने और इस रो और इस कॉलम को हटाया, तो यहां पर a2b3 माइनस a3b2 आ गया। सो दिस इज हाउ वी कैन एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट गाइस, ओके। सो दिस वैल्यू कैन बी फाइंड एज a1 इंटू, तो a1 के साथ देखो ये एलिमेंट और ये एलिमेंट डिलीट किए तो ये डिटर्मिनेंट बचेगा, माइनस b1 के साथ इस रो और इस कॉलम को हटाओ तो डिटर्मिनेंट 2x2 कुछ इस तरह से बनेगा, और c1 के साथ कुछ इस तरह से डिटर्मिनेंट बनेगा, जिसकी फाइनल वैल्यू गाइज अभी हमने देखी कुछ इस तरह से आ जाएगी। लेकिन गाइज हम वैल्यू को कुछ इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं। इस तरह से मतलब अभी मैंने क्या किया, रो के अलोंग इसे एक्सपैंड किया। रो के अलोंग मतलब हमने a1 लिया, फिर b1 लिया, फिर c1 लिया। ऐसे ही बेटा मैं इसे कॉलम के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकता हूं। मैं फर्स्ट एलिमेंट लूं, उसको उसके रो और कॉलम को डिलीट किया, रिमेनिंग डिटर्मिनेंट यहां पुट किया। अब फिर से अगर मैं दूसरे कॉलम पे हूं तो फिर से माइनस साइन लगा दिया, राइट। कॉलम का दूसरा एलिमेंट a2 था तो माइनस a2, इस रो और इस कॉलम को डिलीट किया तो देखो रिमेनिंग एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट b1 c1 b3 c3, और लास्ट में a3 लिया तो a3 के कॉलम और रो को डिलीट किया तो डिटर्मिनेंट आ जाएगा b1 c1 और b2 c2। सो गाइज दिस आंसर एंड दिस आंसर विल बी एग्जैक्टली सेम, ठीक है। तो आप किसी डिटर्मिनेंट को रो के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकते हो और कॉलम के अलोंग भी एक्सपैंड कर सकते हो। समझ में आई बात। तो अगर 3x3 डिटर्मिनेंट है तो वो इन दोनों ही तरीके से एक्सपैंड किया जा सकता है और उसकी वैल्यू आप बेटा फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो यहां पर दोनों ही तरीके से हम लोग एक्सपैंड कर सकते हैं, और इन द वे वी कैन एक्सपैंड अ डिटर्मिनेंट इन 6 वेज। मतलब आप किसी भी रो और किसी कॉलम के, अभी हमने देखा कि रो 1 और कॉलम 1 के अलोंग, ऐसे अगर आपकी इच्छा हो रही कि सर मैं तो रो 2 के अलोंग करना चाहती हूं, या मैं तो सर कॉलम 2 के अलोंग करना चाहता हूं, तो वो भी आप कर सकते हो। रो 2, रो 3, रो कॉलम 2, कॉलम 3, यू कैन एक्सपैंड इट अलोंग एनी ऑफ द वे, ठीक है। आप किसी भी रो किसी भी कॉलम के अलोंग डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करो, उसकी वैल्यू हमेशा सेम आती है। लेकिन कुछ रूल होते हैं, ये जो माइनस प्लस मैंने यहां पुट किए हैं, अभी तो आपको दोनों सेकंड एलिमेंट्स में दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा सेकंड में ही माइनस आएगा, कहीं पे फर्स्ट और कहीं पे थर्ड में भी आ जाता है। तो फिर आप बोलोगे कि सर अरे तो बताओ कि कब आएगा, वो अभी हम नेक्स्ट 10 मिनट्स में उसका डिस्कशन करेंगे। बट अभी के लिए आप एज अ फॉर्मूला अलोंग रो 1 इस तरह से याद रख सकते हो, है ना। अभी तक आपने जितने क्वेश्चन डिटर्मिनेंट के किए होंगे, सॉल्व तो किया ही होगा, उसमें हम रो के अलोंग ही हमेशा उसको एक्सपैंड कर देते हैं ना। तो पहला पॉजिटिव, दूसरा नेगेटिव और थर्ड पॉजिटिव, ठीक है। इस तरह से आप याद रख लीजिए कि डिटर्मिनेंट को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। अब कैसे हम हर रो और हर कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करेंगे, वो डिस्कशन हम लोग आगे करने वाले हैं। और उसी में गाइस जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारा आता है दैट इज एज माइनर्स, ठीक है। वो आता है बेटा आपका माइनर्स, ठीक है। तो यार अब माइनर्स को कैसे समझे, तो लेट सपोज बेटा हमारे पास एक मैट्रिक्स है ए, क्या बोला मैंने, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए, ऑलराइट, जिसके एलिमेंट्स बेटा कुछ aij फॉर्म में गिवन है, जैसे a11 a12 a13, राइट, a21 a22 a23 a31 a32 a33, ठीक है। तो अगर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है a एंड वी हैव टू फाइंड माइनर ऑफ एनी एलिमेंट aij,
अगर आपको फाइंड करना है किसी भी एलिमेंट का माइनर, तो वो कैसे फाइंड करते हैं गाइस? सो विल से दैट द माइनर ऑफ एनी एलिमेंट ए आई जे इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम आई जे। ठीक है, किसी भी एलिमेंट ए आई जे के माइनर को हम एम आई जे से डिनोट करते हैं, एंड इट इज डिफाइंड एज दी, डेफिनेशन क्लोजली देखिए, इट इज डिफाइंड एज द डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द ith रो एंड jth कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ, देखो आराम से समझो, मैं 2x2 से एक एग्जांपल लेता हूं। अगर इस तरह से एक सिंपल स्क्वायर मैट्रिक्स है हमारे पास 2x2, तो अगर आपको बेटा इस A11 एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, दैट यू विल डिनोट एज कैपिटल M11, ओके, सो इट विल बी व्हाट, इट विल बी द डिटर्मिनेंट, इट इज अ डिटर्मिनेंट फर्स्ट ऑफ ऑल। किसका डिटर्मिनेंट है? इट इज द डिटर्मिनेंट of the matrix obtained by deleting the ith row and jth column। ith row and jth column का क्या मतलब हुआ? तो यार अगर aij के लिए ith row और jth column डिलीट करना पड़ रहा है, इसका मतलब आप वो रो और वो कॉलम डिलीट कर दो जिसमें आपका एलिमेंट लाई कर रहा है। क्या बोला मैंने? जिस भी एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है, वो एलिमेंट जिस रो और जिस कॉलम में डिलीट लाई कर रहा है उसे डिलीट कीजिए, बचा जो भी पार्ट है उसका डिटर्मिनेंट ही क्या होता है? हमारा माइनर होता है। तो यार आपको दिख रहा है कि माइनर ऑफ अ सिंगल डिटर्मिनेंट ऑफ अ सिंगल एलिमेंट विल बी दैट एलिमेंट ओनली। तो M11 यहां देखो किसके इक्वल आ जाएगा? A22 के। ओके, तो माइनर कैसे निकालते हैं? माइनर किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए हमें क्या करना है? यू हैव टू जस्ट डू वन थिंग, डिलीट द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट इज लाइंग। जैसे कि अगर मुझसे बोल दिया जाता कि यार फाइंड करो A21 का माइनर, तो वो आप बोलते क्या होता? M21, और उसकी वैल्यू क्या होती? तो A21 जिस रो और जिस कॉलम में लाई कर रहा है उसे डिलीट किया, बचने वाला जो भी पार्ट है उसका डिटर्मिनेंट ले लो। तो A12 का डिटर्मिनेंट गाइज A12 ही आएगा। इसका मतलब यहां पर माइनर ऑफ द एलिमेंट 21 दैट इज M21 विल बी A12। ओके, सो दिस इज हाउ गाइज वी कैन फाइंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, अच्छा, तो जैसे यहां पर एक एग्जांपल गिवन है जो अभी हमने देखा, एक 2x2 मैट्रिक्स गिवन है ABCD। तो अगर आपसे पूछा जाता M11, तो आप क्या करते? सर M11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट करो, एलिमेंट क्या बच रहा है? D, उसका डिटर्मिनेंट D ही होगा, तो M11 की वैल्यू आ गई D। ठीक है, ऐसे ही अगर M12 फाइंड करना है, तो M12 दैट मींस माइनर ऑफ द एलिमेंट A12। तो इस एलिमेंट का माइनर कैसे फाइंड करेंगे? इस रो और इस कॉलम को डिलीट कर दो, रिमेनिंग एलिमेंट क्या बच रहा है? C, उसका डिटर्मिनेंट C ही आएगा, तो M12 C हो जाएगा गाइस। एंड दिस यू नो सिमिलरली यू कैन फाइंड M21 एंड M22, तो उनकी वैल्यू आ जाएगी बेटा B एंड A। ठीक है, अब गाइस यहां पर अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास एक 3x3 डिटर्मिनेंट है, ठीक है, या 3x3 मैट्रिक्स है, लेट सपोज कुछ ऐसे, तो क्या आपको दिख रहा है? दिस इज योर 3x3 स्क्वायर मैट्रिक्स। सी, यू कैन फाइंड माइनर्स ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिसेस, है ना, क्योंकि हम लोग वैसे भी डिटर्मिनेंट के लिए इसे फाइंड करना चाहेंगे, तो डिटर्मिनेंट में हमेशा रो और कॉलम गाइस इक्वल होते हैं, है ना, हमेशा वो स्क्वायर टाइप का दिखेगा आपको। कभी भी डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होगा कि 2 रो और 2 कॉलम है, नहीं, 2 रो और 3 कॉलम है, हमेशा रो और कॉलम नंबर इक्वल होगा। ठीक है, मैट्रिसेस में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन डिटर्मिनेंट के लिए हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही प्रेफर होता है। प्रेफर क्या मतलब, होना ही चाहिए स्क्वायर, देन ओनली यू कैन फाइंड इट्स डिटर्मिनेंट। तो बेटा अगर A इस तरह से 3x3 एक मैट्रिक्स आ गया, तो यहां पर अगर अब मैं आपसे पूछता हूं कि यार बताइए M11 की वैल्यू क्या होगी? M11 की वैल्यू क्या होगी? तो आप क्या बोलोगे? सर M11 मींस माइनर ऑफ द एलिमेंट A11। कैसे फाइंड करते थे? सर डिलीट द रो एंड द कॉलम इन विच इट इज लाइंग। ठीक है, कर दिया। रिमेनिंग जो भी पार्ट है मैट्रिक्स का उसका डिटर्मिनेंट लेना है। तो अब देखो यार, अब डिटर्मिनेंट आप लोगे तो यहां पर 4 एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो उनका डिटर्मिनेंट क्या आप कुछ इस टाइप से लिखोगे। एंड गाइस इसकी 2x2 डिटर्मिनेंट की वैल्यू तो आपको फाइंड करना आती है, जस्ट यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई, सो इट विल कम A22 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A2।
So guys, this will be the minor of the element M11 now. Okay, so for a 3x3 matrix, when you find the minor, you will have a 2x2 determinant. किसी भी एलिमेंट के लिए कर सकते हो. अब अगर मैं आपसे पूछता हूं सिमिलरली कि यार फाइंड मी द वैल्यू ऑफ M32 की वैल्यू फाइंड कीजिए. M32 मींस minor of the element A32. So delete the row and the column in which it is lying. So can you see these 4 elements will be remaining. So we'll say minor will be A11, A21, A31 and A13 and A23. Yes or no? ये एलिमेंट और ये एलिमेंट डिलीट हो गए, ये और ये एलिमेंट्स बचेंगे, तो उनका डिटर्मिनेंट आप ले लो, आपको माइनर मिल जाएगा. So guys, this will come as A11 into A23 minus A21 into A13. So this is your minor of the element A32 that is given as M32. Okay, तो इस तरह से guys हम लोग minor of any element you can find. Okay, this is the first important concept. और guys इसके बाद जो next important concept आता है that is cofactors या cofactor of an element. ओके तो कोफैक्टर्स को गाइस डिफाइन करना बहुत इजी है. अगर आपको माइनर अच्छे से समझ में आया तो कोफैक्टर में कुछ नहीं करना, फिर से आप सोच लो कि माइनर ही फाइंड करना है. ठीक है, तो कोफैक्टर को हम क्या बोलते हैं. अगेन अगर मेरे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऑलराइट, देन कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट Aij गाइस. ओके, कोफैक्टर ऑफ एनी एलिमेंट Aij इट इज डिनोटेड बाय Cij. ठीक है, जैसे माइनर के लिए M, वैसे ही कोफैक्टर के लिए C यूज करेंगे. तो अगर किसी एलिमेंट Aij का कोफैक्टर निकालना है तो उसे हम कैपिटल Cij से डिनोट करते हैं. गाइस आपको कई बुक्स में ये कैपिटल Aij से भी डिनोट करते हुए मिलेगा. एनसीईआरटी में ही उन्होंने कैपिटल A यूज किया है, बट वी जनरली यूज इट एज C, है ना. कोफैक्टर से C, M से माइनर. ठीक है, तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट Cij, ये क्या होगा. तो गाइस Cij फाइंड करने के लिए हम लोग बोलते हैं that Cij is nothing but it is equals to -1 to the power I plus j into Mij. ये गाइस सिंपल सा फॉर्मूला है that is used for finding your cofactor of any. तो क्या बोला मैंने कि किसी भी एलिमेंट Aij का अगर कोफैक्टर फाइंड करना है तो वो होगा Cij, और उसकी वैल्यू क्या होगी -1 की पावर I प्लस j. अच्छा, I और j क्या थे. I और j क्या है हमारे. I इज द रो नंबर इन विच द एलिमेंट इज लाइंग, j इज द कॉलम नंबर. तो -1 की पावर I प्लस j इनटू द माइनर. तो क्या आपको दिख रहा है कि कोफैक्टर निकालने के लिए आपको माइनर आना जरूरी है. अगर आपको माइनर निकालना नहीं आता तो आप फिर कोफैक्टर तो निकाल ही नहीं सकते. ठीक है, तो माइनर हम निकाल लेंगे. और अगर आपको दिख रहा है कि अगर आपने माइनर निकाल लिया तो फिर कोफैक्टर में तो कुछ भी नहीं रखा. क्यों? क्योंकि ये जो -1 की पावर बेटा I प्लस जे है, मुझे बताओ यार, ये जो I प्लस जे है या तो ये ऑड हो सकता है या फिर ये इवन हो सकता है. दो ही चीज होंगी. अब मुझे बताइए -1 की पावर अगर इवन हो गई तो क्या ये नंबर 1 के इक्वल आ जाएगा. -1 टू द पावर I प्लस जे. और अगर ये ऑड हो गई तो -1 टू द पावर ऑड, ये -1 के इक्वल है. दैट मींस दिस टर्म कैन हैव ओनली टू वैल्यूज, आइदर इट कैन बी 1 और इट कैन बी -1, राइट. और अगर ये 1 और -1 के इक्वल है, इसका मतलब कि कोफैक्टर या तो माइनर के इक्वल हो सकता है या माइनस टाइम्स ऑफ माइनर हो सकता है. इसके अलावा और कुछ नहीं होगा. सर दिख रहा है ना यार आपको कि सर कोफैक्टर या तो माइनर के इक्वल होगा. वो कब होगा माइनर के इक्वल? जब I प्लस जे, रो नंबर और कॉलम नंबर का जो एडिशन है वो इवन आ जाए. और -Mij के इक्वल हो सकता है जब इन दोनों का सम ऑड नंबर आ जाए. तो गाइस कोफैक्टर कुछ अलग है ही नहीं, है ना. अगर हम मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो या तो वो माइनर के इक्वल है या माइनस टाइम्स ऑफ माइनर के इक्वल है. और ये प्लस माइनस कैसे डिसाइड होगा? I प्लस जे की वैल्यू से, है ना, रो नंबर प्लस कॉलम नंबर की तरह से. ठीक है, तो गाइस दिस इज हाउ योर कोफैक्टर्स डिफाइंड. आई होप एवरीवन गॉट दिस. ओके, तो जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल लेता हूं बेटा, अगर मैं आपको बोलता हूं कि ए एक कुछ इस तरह से मैट्रिक्स गिवन है ABCD, ठीक है, तो यार फाइंड करिए कि C11 की वैल्यू क्या होगी. तो आपको दिख रहा है C11, अगर मैं आपसे पूछता हूं तो दिख रहा है I प्लस जे. क्या हो गया? ये माइंड में आपको कैलकुलेशन करनी है, हर बार लिखेंगे नहीं -1 की पावर. अरे नहीं, इतना टाइम थोड़ी ना है, राइट. तो आपको दिख रहा है कि सर I प्लस जे 2 है, मतलब -1 की पावर इवन आ जाएगा, तो वो तो प्लस ही होने वाला है. तो मतलब C11 तो M11 के इक्वल है. और M11 क्या होगा? पहली रो पहले कॉलम को डिलीट किया तो आंसर आ गया D. तो C11 का वैल्यू आ जाएगा D.
ऐसे ही अगर मैं आपसे C12 पूछता हूं गाइस, तो 1 + 2 ऑड, 3 आ गया ऑड नंबर, तो -1 टू द पावर ऑड विल बी माइनस, तो ये इक्वल हो जाएगा -M12 के। और गाइस M12 क्या है, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इफ यू डिलीट इट विल बी C, तो गाइस C12 किसके इक्वल आ जाएगा, इट विल बी माइनस टाइम्स ऑफ C. It will be minus times of C, and similarly you can find all other cofactors. तो C21 की बात करें तो अगेन 2 + 1 ऑड है, तो माइनस साइन आएगा, तो ये -B के इक्वल। और C22 जब फाइंड करेंगे तो दैट विल बी इक्वल टू M22, बिकॉज 2 + 2 इज व्हाट, इवन, ठीक है, तो वो इक्वल टू आ जाएगा बेटा आपके A के। ओके, तो इस तरह से हम लोग कोफैक्टर्स निकाल सकते हैं। एंड गाइज, इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज द कोफैक्टर मैट्रिक्स, तो कोफैक्टर मैट्रिक्स क्या होगा, द मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय ऑल द कोफैक्टर्स। तो C11 C12 C21 C22 से बनने वाला जो मैट्रिक्स होगा, जो कि गाइस क्या होगा, अब बता सकते हो, C11 क्या है सर, D है, C12 क्या है, -C है, C21 क्या है, -B, और C22 क्या है, A. So guys, this is nothing but this can be called as your कोफैक्टर मैट्रिक्स। ठीक है, इसे हम क्या बोल सकते हैं, कोफैक्टर मैट्रिक्स बोल सकते हैं। क्या सभी को ये क्लियर है? ओके, सो गाइस, दीज आर टू इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स ऑफ फाइंडिंग माइनर एंड कोफैक्टर। ओके, एंड आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, सबको समझ में आ गया होगा। चलिए, अब गाइस माइनर और कोफैक्टर का ही यूज करके हम लोग डिटर्मिनेंट को एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो जो अभी आपने फॉर्मूला देखा था वो तो आपको पता था, रटवा दिया जाता है ना, बस बता दिया जाता है कि याद करो। वो आता कैसे है, तो गाइज वो आता कुछ इस तरह से है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की अगर हमें वैल्यू निकालनी होती है, ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको एक डिटर्मिनेंट दे देता हूं यहां पर D, और वो बेटा कुछ इस तरह से है, राइट, दिस इज अ डिटर्मिनेंट एंड इट्स वैल्यू वी नीड टू फाइंड। तो क्या बोला गया है, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। एक बार फिर से पढ़ते हैं, ये लिखा गया है, तो ये लिखा गया है कि किसी भी डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, वो होगी सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ एनी रो और कॉलम। मतलब जो मैं बोल रहा था आपको कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करो। ठीक है, तो कैसे एक्सपैंड करेंगे, जैसे कि लेट सपोज बेटा मैंने डिसाइड किया कि सर मैं रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करूंगा, R1 के अलोंग, तो मैं क्या बोलूंगा कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या है, इट इज द सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। मतलब अगर मैंने रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करने का सोचा है, तो आप देखो यहां पर कि ये जो एलिमेंट है गाइज, इसको लेट मी जस्ट राइट इट इन दिस फॉर्मेट। ओके, इट विल बी मोर क्लियर टू यू। ओके, लेट मी राइट डाउन द एलिमेंट्स इन दिस फॉर्मेट, AIJ फॉर्मेट, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 एंड A33। ठीक है, इस तरह से एलिमेंट्स को लिखते हैं, आपको अच्छे समझ में आएगा, है ना। तो हमने डिसाइड किया कि सर रो 1 के अलोंग एक्सपैंड करना है मुझे। ठीक है, तो ये डेफिनेशन क्या बोल रही है, ये बोल रही है कि एलिमेंट्स को, है ना, रो 1 के एलिमेंट्स को अगर उन्हीं के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया जाए, ठीक है, तो A11 का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या बेटा, C11 होगा। ठीक है, उसको ऐड कर दो A12 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके, और उसे ऐड कर दो A13 के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर। तो गाइज ये जो वैल्यू आएगी A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13, ये आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है, ये आपकी डिटर्मिनेंट की वैल्यू है। ओके, तो ये जो चीज लिखी थी आप समझ में आई, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स विथ देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। ठीक है, अब इसे आप एक्सपैंड करके अगर देखेंगे तो देखो A11, अच्छा बताइए C11 किसके इक्वल होगा गाइस, फटाफट कैलकुलेशन होना चाहिए। तो I + J E1, तो -1 की पावर E1 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा सर M11। फिर यहां पर आ गया A12, C12 में क्या होगा, C12 में गाइस सर 1 + 2 3 ऑड, -1 की पावर ऑड, माइनस साइन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा -M12 के इक्वल। और गाइस यहां पर क्या आने वाला है, C13, तो 1 + 3 अगेन E1, -1 की पावर E1, तो प्लस साइन आना है, तो ये बन जाएगा बेटा M13। ओके, तो आपको दिख रहा है ये आ रहा है A11 × M11 माइनस A12 × M12
प्लस A13 इंटू M13। अब गाइज M11 कैसे निकालते हैं? सो इट इज द डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग द रो एंड कॉलम इन विच द एलिमेंट लाई। तो M11 विल बी दी माइनर ऑफ A11। तो ये रो और ये कॉलम डिलीट किया तो इन एलिमेंट्स का आपका क्या आ जाएगा? ये माइनर आ जाएगा, माइनस A12। M12 will be delete the row and column in which it is lying. So these elements इनका डिटर्मिनेंट आ जाएगा वो, एंड प्लस A13। तो अब M11 कैसे निकालेंगे? M11 क्या हो जाएगा गाइस? M11 विल बी माइनर ऑफ A11। तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर दिया, रिमेनिंग डिटर्मिनेंट तो वो आ जाएगा बेटा A22, A23, A32, A33। ठीक है, फिर ये माइनस A12, राइट, माइनस A12 इंटू M12। M12 इज द माइनर ऑफ द एलिमेंट A12। तो ये एलिमेंट का माइनर निकालना है, तो सर ये रो और ये कॉलम गायब, तो क्या आपको दिख रहा है? ये चार एलिमेंट्स आ जाएंगे, तो इनका डिटर्मिनेंट बेटा A21, A23, A31, A33। और लास्ट में गाइस इसी तरह से A13 इंटू माइनर ऑफ द एलिमेंट M13। सो सॉरी, माइनर M13 दैट इज द माइनर ऑफ A13। तो इस रो और इस कॉलम को फिर से डिलीट, ये चार एलिमेंट्स का डिटर्मिनेंट जो कि हो जाएगा बेटा A21, A22, A31, A32। So this is guys your expanded form of determinant D। ठीक है, तो देखो जो फॉर्मूला बताया था हर बार इतना करने की जरूरत नहीं है, उसे आप डायरेक्टली ऐसे याद रखो, क्योंकि हम जनरली रो वन के अलोंग एक्सपैंड करते हैं। ठीक है, तो आप कैसे याद रखोगे? A11 इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, माइनस साइन, दिस रो दिस कॉलम डिलीट, दिस इंटू दिस प्लस दिस एलिमेंट A13, सॉरी, yeah, this element plus A13 into this row this column delete, A21 into A32 minus A31 into A22। okay, तो इस तरह से याद रखो, but the logic is this। अब guys ये तो रो के अलोंग वन के अलोंग हो गया, लेट्स सपोज मुझे इसे एक्सपांड करना है कॉलम 2 के अलोंग। मैंने बोल दिया कि सर मैं तो चाहता हूं कि कॉलम 2 के अलोंग एक्सपैंड करूं, तो कैसे लिखोगे डिटर्मिनेंट की वैल्यू? तो आप बोलोगे फिर से सेम चीज। तो यहां क्या बोला गया था डेफिनेशन में कि जिस भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स ले रहे हो उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करो। तो अगर मेरा एलिमेंट है A12 तो बेटा इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर क्या C12 हो जाएगा। अगर एलिमेंट है A22 तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर बेटा C22 हो जाएगा। और अगर एलिमेंट है A32 तो इसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर हो जाएगा C32। तो गाइज ये वैल्यू भी आपको सेम डिटर्मिनेंट D की वैल्यू देगी। यहां से जो आंसर आ रहा है और यहां से जो आंसर आ रहा है वो एग्जैक्टली सेम होगा, आप अब चेक कर सकते हो। ठीक है, और अब देखो इसीलिए मैं बोल रहा था कि ये माइनस की वैल्यू कहीं पे भी पोजीशन चेंज हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं कि हमेशा मिडिल टर्म में आएगा। यहां देखो C12 तो 1 + 2 ऑड है, तो क्या माइनस M12 माइनस साइन यहीं आ जाएगा, और लास्ट में भी 3 + 2 ऑड है तो माइनस साइन लास्ट में आएगा। तो यहां फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है, सेकंड में नहीं आ रहा, यहां पे सेकंड में आ रहा था। तो ऐसे रटना नहीं है ना। अगर रो वन के अलोंग कर रहे हो तो ये जनरल आप एक्सप्रेशन यू कैन रिमेंबर द फॉर्मूला इट लाइक अ फॉर्मूला, बट दिस इज द मेन फॉर्मूला ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ डिटर्मिनेंट्स गाइस, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, कि किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट आता है। अच्छा, इसमें गाइज एक और प्रॉपर्टी होती है, एक और प्रॉपर्टी ये होती है कि लेट सपोज अगर फिर से मैं डिटर्मिनेंट यहां डी लिखता हूं, दैट इज A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ठीक है, तो हमने बोला अभी कि अगर किसी भी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू आता है ना, दैट इज ट्रू। लेकिन लेट सपोज बेटा, लेट सपोज अगर मैं सर रो वन के एलिमेंट्स को रो 2 के कोफैक्टर्स से मल्टीप्लाई कर देता हूं कुछ इस तरह से, तो इसका वैल्यू क्या होगा? क्या ये भी डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा? क्या किया है देखो, रो 1 के एलिमेंट और रो 2 के कोफैक्टर C21, C22, C23। तो गाइस इफ यू डू समथिंग लाइक दिस वैल्यू विल कम इक्वल टू 0। सो दिस इज आल्सो द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी।
कि अगर आपने किसी रो या कॉलम के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो या कॉलम के करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई किया तो वैल्यू 0 आता है। अब इसमें कई बार बच्चे मुझसे पूछते हैं कि अच्छा सर अगर रो के एलिमेंट और कॉलम के कोफैक्टर लिए तो यार वो कुछ भी आ सकता है, ठीक है ना, वो 0 होगा ना डिटरमिनेंट की वैल्यू होगी, वो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको दो चीजें याद रखनी है, सेम रो और सेम कॉलम के एलिमेंट्स को उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से तो डिटरमिनेंट आता है। अगर किसी दूसरे रो से मल्टीप्लाई किया, जैसे रो के एलिमेंट्स को किसी दूसरे रो से या कॉलम के एलिमेंट को किसी दूसरे कॉलम के कोफैक्टर से, तो वैल्यू 0 आ जाती है। क्लियर है? तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अब गाइस हम लोग बेसिक से क्वेश्चन देख लेते हैं एक्सपेंशन पे बेस्ड। तो अगर पहला क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट, ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है गाइस, है ना, बट ठीक है, फॉर्मूला याद रखने के लिए हम लोग कर लेते हैं। तो यार एक्सपैंड कर लो, आप किसी भी रो के अलोंग करो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया है, आपको अगर प्रैक्टिस करना है बेटा, यू कैन ट्राई इट एक्सपैंडिंग अलोंग ऑल द 3 रोज एंड ऑल द 3 कॉलम्स, आंसर सेम आएगा। अभी के लिए हम लोग यार फर्स्ट रो के अलोंग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो वो देखो क्या हो जाएगा, 1 into दिस रो दिस कॉलम गॉन, 9 3s are 21, right, minus 7 into -6, that will be -42, minus this row this column gone, -2, sorry, right, second element -2, this row this column gone, 9 into -4 is -36, minus 6 2s is 12 beta, and plus the last element that is 3, ठीक है, लास्ट एलिमेंट दैट इज 3, और उसके साथ ये रो ये कॉलम, सॉरी ये रो ये कॉलम गॉन, -7 into -4 दैट इज 28, minus 3 2s is 6। तो गाइज अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए आप। सो 21 + 42 दिस विल बी 63, -36 - 12 that will be -48, and -48 into -2 that will be +96, 28 - 6 is 22, and 22 3s is 66। तो गाइज इसे आप ऐड कर लो यार, कितना आएगा बताइए मुझे। तो ये हो जाएगा 90 160 एंड 65, तो आई थिंक ये हो जाएगा 225। ओके, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या हमने, 9 3s are 27, सॉरी, दिस विल बी 27। तो अगर ये 27 हुआ है तो 27 + 42 बेटा ये कितना हो जाएगा, कैन एनीवन टेल मी, ये हो जाएगा 69। ओके, सो 69 अगर ये हो रहा है तो 69 + 96 + दिस, तो देखो ये हो जाएगा 400, 165 और 165 एंड 65 231 आ रहा है, 231। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 231। ठीक है, तो ये सिंपली अपने रो 1 के अलोंग एक्सपैंड कर लिया। अब लेट सपोज अगर आपको किसी को भी करना है अगर कॉलम 2 के अलोंग, हाँ लेट सपोज मैं करके बताता हूं आपको कि कैसे कॉलम 2 के अलोंग इसका आंसर सेम आएगा। तो आप देख लो, दिस एलिमेंट 2 इंटू इट्स कोफैक्टर, तो वो बेटा क्या होगा, C12 लिखेंगे क्या आप उसे, प्लस दूसरा एलिमेंट 3 इंटू C22 करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर, and the last element that is -7 into its cofactor will be C23, sorry C32 होगा, ये C32 राइट, कॉलम के हैं, कॉलम के एलिमेंट्स हैं, तो ये हो जाएगा बेटा C32। अब आप देखो C12 की वैल्यू क्या होगी, तो गाइस क्या -M12 हो जाएगी, C22 की वैल्यू क्या रहेगी, M22 ही रहेगी, और C32 की वैल्यू -M32, तो क्या आपको दिख रहा है ये माइनस माइनस फिर से मिलके प्लस बन जाएंगे। तो गाइज इस तरह से आ जाएगा। क्यों मैं माइनस यूज कर रहा हूं, 1 + 2 ऑड था, 3 + 2 ऑड था, इसीलिए माइनस माइनस साइन आए, यहां नहीं आया। अब यार आप M12 की वैल्यू फाइंड करनी है, M12 माइनर ऑफ दिस एलिमेंट, सो दिस रो एंड दिस कॉलम यू विल डिलीट, 9 4s are -36 एंड -12, राइट, 6 2s is -12, so -36 -12 भी आ जाएगा बेटा -48, plus 3 into M22, so this row this column gone, 9 1s are 9, 3 2s are 6, so 9 minus 6 is 3, plus 7 into M32, so minor for this element, so this row this column gone, 6 1s are 6, minus of -12, so 6 plus 12 it will become 18। अब आप कैलकुलेट कर लो यार इसे, तो 18 7 जा कितना, अच्छा पहले -2 इंटू -48, तो ये 96 हो गया सर, 3 3s are 9 हो गया सर, और यार मुझे बताओ 18 7 जा कितना होगा, हाँ तो 18 7 जा हो जाएगा आई गेस 126।
तो अब इन्हें ऐड करें अगर, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 131, तो आंसर अब फिर से आ जाएगा 231। चेक कर लो आप, फिर से 231 आ रहा है। इसका मतलब हमने क्या प्रूफ कर दिया कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग आप डिटरमिनेंट को एक्सपैंड कीजिए, वैल्यू हमेशा सेम आती है। और इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज होता है। आप सोच रहे होंगे कि सर क्यों इतना लिखने की जरूरत है जब ये फॉर्मूला हमें याद ही होता है बचपन से तो नहीं, 11th से 10th में भी आई थिंक कहीं यूज किया होगा। हाँ, एरिया हम निकालने के लिए कई बार यूज करते हैं। तो अगर ये फॉर्मूला हमें डायरेक्टली ही याद है इस तरह से, तो क्यों हम इस तरह से दूसरी रो के अलोंग एक्सपैंड करेंगे? हम तो हमेशा रो 1 के अलोंग करेंगे। नहीं, अभी हम कुछ प्रॉपर्टी देखने वाले हैं जिसमें आप देखेंगे कि कई बार होता है कि किसी दूसरे रो या कॉलम के अलोंग एक्सपैंड करने से डिटरमिनेंट का आंसर जल्दी आ जाता है। तो तब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान में होना चाहिए। ठीक है, सो दिस इज गाइस हाउ यू कैन एक्सपैंड द डिटरमिनेंट। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। सॉल्यूशन हमने देख ही लिया है, आप सभी को आ गया समझ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है कि इफ दिस डिटरमिनेंट वैल्यू इज 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ के। क्या बोला गया कि अगर इस डिटरमिनेंट का वैल्यू 0 है तो के, यहां पर आपको दिख रहा है एक अननोन कांस्टेंट है के, उसका वैल्यू फाइंड करना है। तो यार वो कैसे फाइंड करेंगे? तो आप एक्सपैंड कर दो फिर से फर्स्ट रो के अलोंग, तो यह आ जाएगा k प्लस 3 इंटू -6 प्लस 3, दैट विल बी -3 बेटा, -1 इंटू 3 3 9 एंड माइनस ऑफ माइनस के, तो क्या बेटा उसे मैं 9 प्लस के लिखूं, और लास्ट में आ जाएगा -2 इंटू 3 इंटू -3 इज -9 एंड माइनस ऑफ -k इंटू -2 इज 2k, तो वो हो जाएगा -2k। तो गाइज ये आ गया आपका एक्सपेंशन ऑफ द डिटरमिनेंट, और इसकी वैल्यू ध्यान रखें 0 है। इसकी वैल्यू क्या है? 0। तो अब इसे एक्सपैंड कर लो यार, तो ये हो जाएगा -3k -9 -k प्लस 18 प्लस 4k। तो क्या आपको दिख रहा है 9 9 एंड 18 आर गेटिंग कैंसल्ड, -9 प्लस 18 गॉन, तो -3k -k प्लस 4k ये भी कैंसिल हो गया। तो यहां तो 0 इक्वल टू 0 आ रहा है। तो कई बार बच्चे बोलते हैं कि सर इसका मतलब k की वैल्यू 0 होगी। क्या k की वैल्यू 0 इज द करेक्ट आंसर? नो गाइस, हियर यू आर गेटिंग 0 इक्वल टू 0। इसका मतलब तो ये हुआ ना कि यार इस डिटरमिनेंट की वैल्यू k पर डिपेंड कर ही नहीं रही है, वो तो हमेशा 0 आ रही है। यहां k को आप 1 पुट करो, 2 पुट करो, कुछ भी पुट करो, ये तो पार्ट हमेशा कैंसिल होके 0 आ रहा है ना यार। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? k कैन बी एनी रियल नंबर, k कैन बी एनी रियल नंबर, दिस डिटरमिनेंट विल बी ऑलवेज 0। ठीक है, तो इसका आंसर k इक्वल टू 0 नहीं होगा बेटा, k कैन बी एनी रियल नंबर होगा। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट।